हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तुगलक वंश के बारे में है। तुगलक वंश में फ़िरोज़ तुगलक से संबंधित है। अभी तक हमने पिछले वीडियो में फ़िरोज़ तुगलक के बारे में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित और उसने जो भी जितने सारे विभाग बनाए, कौन कौन से, जैसे दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दारुल सफ़ा, इन सभी उसके विभागों के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज का जो ये वीडियो बनने जा रहा है, ये वीडियो आज का हमारा है उसकी सैन्य विजय या उसकी विजय, फ़िरोज़ तुगलक की विजय, फ़िरोज़ तुगलक की विजय की सैन्य अभियान, फ़िरोज़ तुगलक का सैन्य अभियान, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सैन्य अभियान की बात करें फ़िरोज़ तुगलक की, तो सबसे पहला जो इसने अपना सैन्य अभियान किया वो बंगाल विजय के लिए किया। बंगाल विजय के लिए इसने अभियान किया। बंगाल का जो शासक होता है हाजी इलियास, इसने शमसुद्दीन के नाम से जो है शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। हाजी इलियास इसने अपना नाम बदल के शमसुद्दीन कर लिया। शमसुद्दीन के नाम से ये शासन सत्ता पे अधिकार कर लेता है और इसी को जो है हटाने के लिए, इसे दंडित करने के लिए फ़िरोज़ तुगलक ने बंगाल पर अभियान किया। और इस अभियान में ये कहा जाता है कि तो शमसुद्दीन इलियास ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और इसी को दंडित करने के लिए फ़िरोज़ तुगलक ने बंगाल पर अभियान किया। 1353 में इसने ये अभियान किया। 1353 में इसने शमसुद्दीन इलियास के ऊपर आक्रमण किया और ये कहा गया कि इस आक्रमण में शमसुद्दीन इलियास ने जो है इकदला में जो है इसने शरण लिया। ये जब इकदला में ये इसने शरण लिया, पांडुआ से को छोड़कर ये इकदला के किले में शरण लेता है और फ़िरोज़ इस किले को जीतने में विफल रहा। इकदला के किले में इसने शरण लिया। कभी पूछे तो बता सकते हैं कहाँ के किले में शरण लिया था। तो इकदला के किले में इसने शरण लिया। पांडुआ से भागकर ये इकदला में आता है और यहाँ के किले में शरण लिया और इसको जीतने में फ़िरोज़ तुगलक विफल रहा। लेकिन विफल होने के बाद फ़िरोज़ तुगलक अपनी सेना को लेकर वापस जाने लगा। जब ये वापस जाता है तो शमसुद्दीन इलियास इसका पीछा करता है और पुनः जो है फ़िरोज़ तुगलक आता है, इसको जो है तो इसमें जो है इसे पराजित कर देता है शमसुद्दीन इलियास को। लेकिन फिर भी ये इस किले को जीतने में असमर्थ रहा और दिल्ली वापस आ गया। इस प्रकार बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने के उसके दोनों प्रयास जो हैं वो क्या हो गए, विफल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ़िरोज़ तुगलक का जो सैन्य अभियान पहला होता है बंगाल पर, ये पूरी तरह से कैसा रहा, विफल रहा। ये किस विफल अभियान इसका रहा और ये से जीत नहीं पाता। ठीक है, और उसके बाद बंगाल के बाद फ़िरोज़ तुगलक ने अपना दूसरा जो सैन्य अभियान किया वो इसने अपना दूसरा जो सैन्य अभियान किया वो उड़ीसा और जाजनगर पर किया। उड़ीसा, जाजनगर, इसका दूसरा जो सैन्य अभियान होता है, अगर पूछा जाए कि फ़िरोज़ तुगलक ने अपना दूसरा सैन्य अभियान कहाँ पर किया था, तो उड़ीसा और जाजनगर पर किया। बंगाल में वापस आने के बाद ये जौनपुर में ठहरा हुआ था और वहाँ से उसने अचानक जाजनगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसका मुख्य उद्देश्य पुरी के प्रसिद्ध जो जगन्नाथ का मंदिर है, पुरी का प्रसिद्ध एक मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथ का जो मंदिर है, इस मंदिर को ध्वस्त करना इसका मूल उद्देश्य होता है। तो कभी भी पूछे कि जाजनगर पर इसने क्यों आक्रमण किया, इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य जो होता है ये भगवान जगन्नाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करना इसका मूल उद्देश्य होता है। और इसी मूल उद्देश्य से प्रेरित होकर ही इसने जाजनगर पर आक्रमण किया। जब इसने जाजनगर पर आक्रमण किया तो जाजनगर पर इसके आक्रमण
के समय आक्रमण के समय इसने यहाँ के जो मंदिर की मूर्ति थी उसको नष्ट कर दिया, और यहाँ का जो राजा था उसने जो है इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरीके से इसने जो है जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को नष्ट कर दिया था। अगर ये पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो शासक था इसने कुछ भेंट स्वरूप हाथी देने के आश्वासन पर ही फिरोज यहाँ से वापस जाता है। तो ये इस तरीके से अगर कहा जाए तो इसका जो जाजनगर उड़ीसा पर किया गया आक्रमण रहा, ये सफल आक्रमण रहा, ठीक है। और इसके बाद जब इस जाजनगर के बाद इसका जो तीसरा आक्रमण होता है, यानी तीसरा जो सैन्य अभियान इसने किया फिरोज तुगलक ने, वो किस पर किया? नगरकोट के किले पर, नगरकोट के किले पर इसने किया। नगरकोट के किले पर इसका अगला आक्रमण होता है फिरोज तुगलक का। जब इसने नगरकोट के किले पर आक्रमण किया फिरोज ने, तो इसका ये समय जो होता है वो 1361 ईस्वी में होता है। कांगड़ा में स्थित है ये नगरकोट का किला। मोहम्मद तुगलक ने इसके पास एक संदेशा भिजवाया अपने अधीन करने के लिए। इसने तो एक संदेशा भिजवाया नगरकोट के राजा के पास इसने, और आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन नगरकोट का जो राजा होता है इसने आत्मसमर्पण की बात को नहीं माना। और फिर जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया नगरकोट के किले पर, तो यहाँ ज्वालामुखी मंदिर का एक मंदिर है, ज्वालामुखी देवी का एक मंदिर है, ज्वालामुखी देवी का एक मंदिर था। इसकी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद ये कहा जाता है कि जब इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया, उसमें गाय का मांस मिलाया, और बाद में इसने ज्वालामुखी मंदिर को टूटे हुए भाग को जो है ये अरब भेज देता है। तो अरब जब इसने ज्वालामुखी मंदिर को अरब भेज दिया, और फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान ने ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को गाय के मांस में मिलाया और उसकी गंध से के थैले बनाकर ब्राह्मणों को गले में लटकवा दिया, और तथा मुख्य मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में मदीना भेज दिया था। तो कभी पूछे कि मुख्य मंदिर की मूर्ति को विजय की स्मृति के रूप में इसने कहाँ भेजा था, तो आप बता सकते हैं कि मुख्य मूर्ति को अपनी विजय की स्मृति में इसने मदीना भेजा था। मक्का और मदीना ये जो सऊदी अरब में है, जानते रहिएगा अरब में है, तो ये मक्का इसकी मूर्तियों को भेज दिया। कुछ विद्वानों ने ये भी बताया कि मक्का की मस्जिद की सीढ़ियों पे इसकी मूर्तियों के टुकड़ों को लगा दिया गया था। फ़िलहाल जो भी हो, लेकिन ये जानते रहिएगा एक धर्मांध शासक था फिरोज तुगलक, और उसी धर्मांध से प्रेरित होकर, धर्मांधता में से प्रेरित होकर ही इसने इस तरीके का कार्य किया था। नगरकोट की विजय के बाद इसने अगला अपना अभियान सिंध पर किया था। 1362 में इसका अगला अभियान जो होता है वो कहाँ होता है? सिंध पर होता है। सिंध पर कब होता है? तो 1362। 61 में होता है नगरकोट का, और 62 में होता है सिंध का अभियान, ठीक है। सिंध पर फिरोज तुगलक ने कब अभियान किया अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो 1362 में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध ने मोहम्मद तुगलक को परेशान किया था, और वहाँ पर विद्रोही उस समय भी अभी भी सक्रिय थे। 90,000 घुड़सवार और 480 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर फिरोज ने उस पर आक्रमण कर दिया, और सिंध पर में जाम बानियों ने दृढ़तापूर्वक उनका मुकाबला किया, जहाँ तक कि सुल्तान ने गुजरात की ओर जाना पड़ा। मार्ग में वह रन के रेगिस्तान में फंस गया, और 6 मास के कष्ट के पश्चात वह वहाँ से निकल सका। 1363 में सुल्तान गुजरात में रहा और वहाँ शांति स्थापित की। वहीं पर उसे बहमनी वंश के विरोधी सरदार बहराम का दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण मिला, परंतु फिरोज ने इसे अस्वीकार कर दिया और पुनः सिंध पर आक्रमण किया। इस बार जामबनियों ने फिरोज के आधिपत्य को स्वीकार कर उसे वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से इसका जो सिंध पर किया गया आक्रमण होता है, यह भी कैसा रहा? एक सफल अभियान रहा इसका सिंध पर भी, ठीक है। तो जब भी कभी अगर आपसे पूछे सिंध अभियान के बारे में तो आप बता सकते हो कि फिरोज का यह भी एक सफल अभियान था। और इसके समय में फिरोज तुगलक के समय में कुछ विद्रोह भी हुए, उन विद्रोहों का भी इसने सफलतापूर्वक दमन किया।
लेकिन फ़िरोज़ तुगलक का जो अंतिम समय होता है वो बड़ा कष्टकारी रहा, इसके जीवन का अंतिम समय। और अंतिम समय में फ़िरोज़ तुगलक के 2 पुत्र मारे जाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद फ़िरोज़ तुगलक जो है बड़ा, तो जीवन के आखिरी समय में बड़ा उदास रहता है और इसी उदासता में ही इसका जो है 1388 में निधन हो जाता है। इस तरीके से फ़िरोज़ तुगलक का अंत हो जाता है 1388। तो ये लगभग 1351 से लेकर 1388 तक इसने शासन किया। तो इसके शासन का टाइम पूछेगा तो आप बता सकते हो 1351 से लेकर 1388 तक फ़िरोज़ तुगलक का शासन का टाइम रहा। इसने इतने समय तक आक्रमण किया और बहुत सारे जो है इसने जलाशयों का, बाग बगीचों का निर्माण कराया। ठीक है, तो इस तरीके से फ़िरोज़ तुगलक का अगर मूल्यांकन किया जाए तो फ़िरोज़ तुगलक के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह फ़िरोज़ तुगलक ने सल्तनत काल में चली आ रही कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिन व्यवस्थाओं को इसने समाप्त किया और एक नई व्यवस्था स्थापित की। जैसे सैन्य व्यवस्था की बात करें, सैन्य व्यवस्था में इससे पहले हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में इल्तुतमिश द्वारा पहले स्थापित की गई व्यवस्था, जागीरें देने की, इक्ता देने की जो व्यवस्था इल्तुतमिश ने स्थापित की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने उस व्यवस्था को समाप्त करके नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की। नगद वेतन देने की इसने परंपरा शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन बाद के सुल्तानों ने भी उसका अनुसरण किया। लेकिन जब फ़िरोज़ तुगलक शासन सत्ता पर आसीन होता है तो फ़िरोज़ तुगलक ने क्या किया कि इसने पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी अभी तक नगद वेतन देने की, उस परंपरा को इसने समाप्त कर दिया और उसकी जगह इसने जो है जागीरें देने का कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया। तो इसने उस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जब जागीर इसने लगातार अपने सैनिकों में देने लगा तो धीरे धीरे आगे चल के यही व्यवस्था जागीरदारी संकट के रूप में भी आती है। मुग़लों के समय में हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जागीरदारी संकट। तो यही व्यवस्था आगे चल के हम देखते हैं जागीरदारी संकट के रूप में दिखाई देती है। मुग़लों के समय में जागीरदारी संकट भी आ जाती है। तो कहीं न कहीं फ़िरोज़ तुगलक की ये जो व्यवस्था होती है ये अच्छी व्यवस्था नहीं थी इसके समय की। और इसने क्या किया कि सेना में जो सेना का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जिसको हम दीवाने अर्ज कहते थे, दीवान ए अर्ज यानी सैन्य अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग होता था। दीवाने अर्ज में इसने क्या किया कि अपने एक सैनिक को जो है अपना घोड़ा पास कराने के लिए इसने एक टंका दिया और ये कहा कि आप दीवाने अर्ज का जो मुख्य अधिकारी है उसके पास जाओ और ये टंका देकर अपना घोड़ा पास करा लो। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इसका जो शासनकाल होता है वो सबसे भ्रष्ट शासन हो जाता है, भ्रष्ट शासन। तो ये पूछा जाए कि अगर सल्तनत कालीन में कौन सा ऐसा शासक होता है जिसने दीवाने अर्ज से एक टंका देकर घोड़े पास कराने के लिए कहा था, तो ये हो जाएगा फ़िरोज़ तुगलक। इसके समय की जो व्यवस्था होती है वो अच्छी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन अगर इन्हें निकाल दिया जाए, और इसका एक कमेंट भी बहुत अच्छा कमेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि ये कमेंट किस शासक के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो अगर पूछा जाए तो फ़िरोज़ तुगलक के बारे में ये कहा जाता है, इसने कहा कि अगर अल्लाह किसी से उसके वृद्धावस्था के कारण उसकी जीविका नहीं छीनता, कोई व्यक्ति अगर वृद्ध हो जाता है तो फिर अल्लाह उसकी वृद्धता के कारण उसकी जीविका नहीं छीनता, उसकी जीवनचर्या चलती रहती है। ठीक उसी तरीके से कोई भी सैन्य जो सेना का जवान होता है वो वृद्ध हो जाए तो हम उसको उसके पद से नहीं हटा सकते। तो ये कमेंट किसका है? ये अगर पूछा जाए तो फ़िरोज़ तुगलक ने ही कहा है, ये कमेंट फ़िरोज़ तुगलक का है। और फ़िरोज़ तुगलक सल्तनत कालीन शासकों में सबसे धर्मांध शासक होता है। और यूँ कहें धर्मांधता की बात इसके कहें, धर्मांधता का अर्थ क्या होता है? अगर ये ज़रा से इस शब्द पर ही चलते हैं, धर्मांधता, धर्म में अंधा होना ही क्या कहलाता है? धर्मांधता। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के विचार प्रस्तुत करे, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दे, बहुत ज़्यादा संरक्षण देने लगे, और ठीक इसके विपरीत
दूसरा धर्म जो भी हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म की वो निंदा करे और उस धर्म को मानने वाले लोगों को परेशान करे, तो ये क्या हो जाता है, इसी को हम कहते हैं धर्मांधता। धर्म में अंधा होना ही धर्मांधता कहलाता है। तो फिरोज तुगलक सल्तनत कालीन का पहला जो शासक होता है, ये धर्मांध शासक, इसको कहा जाता है कि ये सिकंदर लोधी, आने वाले लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी और औरंगजेब का ये अग्रगामी होता है, औरंगजेब। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक होता है सल्तनत कालीन जो सिकंदर लोधी और औरंगजेब का धर्मांधता में अग्रगामी था, अगर ये पूछा जाता है तो सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक चूँकि एक बड़ा धर्मांध व्यक्ति था, इसने संतों और राजधानी दिल्ली से बाहर मुस्लिम स्त्रियों को, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मुस्लिम स्त्रियों को संतों और पीरों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में यही प्रतिबंध इसी से प्रेरित होकर, फिरोज तुगलक से प्रेरित होकर यही प्रतिबंध सिकंदर लोधी ने भी लगा दिया था। तो ये जानते रहिएगा, अगर ये पूछा जाए कि किसने जो है दिल्ली से बाहर संतों और पीरों की मज़ारों पर जाने के लिए मुस्लिम स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये हो जाता है फिरोज तुगलक। ये इसकी धर्मांधता का प्रतीक है, धर्म में अंधा होने का इसका प्रतीक है। और दूसरा, इसकी धर्मांधता की बात अगर जो मिलती है वो ये मिलती है कि इसने जो है इसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। इसने हिंदुओं के जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, जैसे ज्वाला देवी के मंदिर को इसने, कांगड़ा का ज्वाला देवी का मंदिर होता है, उस मंदिर को ये तोड़ता है और तोड़ने के बाद मंदिर की जो मूर्ति होती है उसको तोड़कर मदीना के मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवा देता है। और इसके बारे में कमेंट भी मिलता है कि उसमें गाय का मांस भी मिलाया जाता है। तो वो बहरहाल जो भी हो, ये सब कहीं न कहीं इसकी धर्मांधता का परिचय देता है। और इसने हिंदुओं के मंदिरों को नहीं तोड़ा, बल्कि उनके पुनर्निर्माण पर भी इसने रोक लगा दिया। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ इसने पुनर्निर्माण पर भी रोक लगा दिया। अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सल्तनत कालीन शासक होता है जिसने हिंदुओं के मंदिरों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उन्हें फिर से बनाने पर या उनका फिर से निर्माण करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही ठीक तरीके की ऐसी व्यवस्था इसने लागू की थी। ठीक है, और इसी का अनुसरण करते हुए, फिरोज तुगलक का अनुसरण करते हुए बाद में आगे चलकर मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने भी इस तरीके का कार्य किया। उसने भी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और उनके पुनर्निर्माण पर रोक लगा दिया, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो, चाहे वो काशी का मंदिर हो, चाहे वो गुजरात का मंदिर हो। तो इन सभी मंदिरों को इसने तोड़ा और उनके पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहाँ तक भी इसने जो है हिंदुओं के माथे पर तिलक लगाना और इन सभी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और इतना ही नहीं, इसने जो है तुलादान प्रथा भी बंद कर दी। तुलादान, सोने से जो तौला जाता था बादशाह से, उसको भी नज़र देना बंद कर दिया। तमाम ऐसी प्रथाएं इसकी थी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इसने जो है फिरोज तुगलक से प्रेरित होकर ही इसने ऐसा कार्य किया था। तो और इतना ही नहीं, फिरोज तुगलक ने तो राजमहल के भित्ति चित्रों को मिटा देने का आदेश दिया, जैसा कि औरंगजेब के बारे में भी कहा जाता है। तो कहीं न कहीं औरंगजेब और फिरोज तुगलक दोनों की तुलना की जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, क्योंकि जो भी कार्य फिरोज तुगलक ने सल्तनत काल में किया और वही सारे कार्य आगे चलकर मुग़ल बादशाह औरंगजेब भी उसी कार्य को दोहराता है। जब इसने भित्ति चित्रों को मिटा देने का आदेश दिया था और वैसा ही आदेश औरंगजेब ने आगे चलकर अकबर के मकबरे के भित्ति चित्रों को मिटा देने का आदेश दिया, उसको चूने से पुतवा देता है। तो कहीं न कहीं एक दूसरे से जो है दोनों प्रेरित होते हैं धर्मांधता के क्षेत्र में। ठीक है, तो भित्ति चित्रों, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि सल्तनत काल का कौन सा ऐसा शासक होता है जिसने राजमहल के भित्ति चित्रों को मिटा देने का आदेश दिया था, तो वो हो जाएगा फिरोज तुगलक।
ठीक है। इसने मेरठ, दिल्ली, टोपरा और दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, टोपरा जैसे स्तंभों को भी दिल्ली में स्थापित कराया था। और ये इसने बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए हैं, समाज की भलाई के लिए भी बहुत सारे इसने कार्य किए। अब आइए थोड़ा सा इसके प्रशासनिक व्यवस्था के उन कार्यों का भी थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं लगे हाथ। इसके कुछ कार्य ऐसे भी हैं फिरोज तुगलक के, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इसने बहुत सारे ऐसे समाज की भलाई के लिए भी कुछ ऐसे कार्य भी इसने किए जिनका उल्लेख किया जा सकता है। फिरोज तुगलक के जब मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो उसमें उसको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जब जहाँ तक इसके कुछ ऐसे कार्य की बात है तो इसने क्या किया कि 24 कष्टकारी करों को, 24 कष्टकारी कर होते हैं, कष्टकारी करों को इसने समाप्त कर दिया था। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक होता है जिसने कुछ ऐसे कष्टकारी कर होते हैं जिनको पूरी तरह से इसने समाप्त कर दिया था। लेकिन इन 24 कष्टकारी करों को समाप्त करने के साथ साथ इसने 4 कर भी लगाए थे। वो 4 कर कौन कौन से थे? तो पहला होता है जजिया, और दूसरा होता है जकात, तीसरा होता है खुम्स और चौथा होता है खराज। तो जजिया, जकात और खुम्स तथा खराज जैसे ये 4 महत्वपूर्ण कर भी इसने लगाया फिरोज तुगलक ने। और इसके समय में एक कर वो होता है जो अलग से इसने, चूँकि नहर बनवाने का, अगर ये कहे कि नहरों का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो आप बता सकते हो कि नहरों का जो जन्मदाता होता है वो गयासुद्दीन तुगलक होता है। लेकिन किसने व्यापक रूप से नहर बनवाया अगर इसकी बात की जाएगी तो हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने 300 नहरों का निर्माण कराया था और इसके 300 जो नहर बनवाए गए वो ज़्यादातर हरियाणा के क्षेत्रों में है और इसीलिए हरियाणा राज्य ज़्यादा इससे लाभान्वित हुआ। और इसकी कुछ ऐसी नहरें भी हैं, चाहे वो उलूग खानी हो, राजबाही नहर हो, ऐसी कुछ नहरें हों जो प्रमुख नहरों के रूप में गिनी जाती हैं। तो 300 इसने जो है नगरों का भी निर्माण कराया। अगर ये कहें कि किसने 300 नगरों का निर्माण कराया तो इसी ने 300 नगरों का निर्माण कराया, जिसमें से जौनपुर की स्थापना भी इसी ने की। जौनपुर की स्थापना पूछा भी जा सकता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की, तो आप बता सकते हो कि जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने ही की। किसकी याद में की? तो अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में। ठीक है, क्योंकि ये जो है गयासुद्दीन तुगलक के चचेरे भाई रज्जब का पुत्र होता है, तो कहीं न कहीं जो है ये जो बिन तुगलक होता है जिसका नाम होता है जौना खां, और उसी की याद में इसने जो है जौनपुर की स्थापना करी थी। ठीक है, और उसके बाद फिरोजा, हिसार, फिरोज शाह कोटला, बाद में आगे चल के इन जैसे क्षेत्रों की भी इसने स्थापना करी, पूछा जाता है। और इसने 1200 फलों के बगीचे लगवाए। कितने? तो 1200 फलों के बगीचे लगवाए। ठीक है, 1200 इसने फलों के बगीचे लगवाए। ताश, घड़ियाल, जल घड़ी जैसे चीज़ों का इसने आविष्कार किया था। तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो ताश, घड़ियाल, जल घड़ी आदि का आविष्कार इसी के समय में किया गया था। ठीक है, और इसके समय में दासों की संख्या भी होती है 1,80,000। यह आपसे पूछा जाएगा किसके समय में दासों की संख्या 1,80,000 थी। 1,80,000। ये दासों का बड़ा शौकीन होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा ऐसा सल्तनत कालीन शासक होता है जो दासों का शौकीन हुआ करता था? तो ऐसा अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि दासों का जो शौकीन शासक होता है वो होता है फिरोज तुगलक, जिसके समय में 1,80,000 दास होते हैं। और इन 1,80,000 दासों में लगभग 12,000 जो दास होते हैं वो शिल्पी होते हैं। इन दासों को जो है 1 से लेकर 100 टंका तक वेतन भी दिया जाता था और ये दासों को जो है पुत्रवत स्नेह भी करता था दासों के साथ। ठीक है, और इसीलिए इनके लिए इसने एक अलग विभाग भी बना दिया था, दीवाने बंदगान। वो दासों की देख रेख करना, ठीक है, इन सभी का कार्य इसने किसने किया, किसको सौंप दिया था? तो ये दीवाने बंदगान को दे देता है। दीवाने बंदगान इसकी देखभाल किया करता था। ठीक है, दासों की। और इसने एक इतलाकनामा होता था, इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी हुआ करती थी, इतलाकनामा, और इसी को जो है दिखाकर सरकारी अधिकारी जो पेमेंट देता था
उस अधिकारी को इसे दिखाकर पेमेंट ले लिया जाता था। बाद में सैनिकों ने क्या किया कि इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। 20-30% पे जो है ये अपना इतलाक़नामा बेच दिया करते थे और दूसरा व्यक्ति इसी को दिखाकर जो है वो पेमेंट पास करा लिया करता था। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इसके समय की व्यवस्था में थोड़ा बहुत कमियों के लक्षण भी दिखाई देने लगे। और इसके साथ साथ ही इसने जो है कई सारे विभागों की भी इसने स्थापना करी, जैसे दीवाने बंदगान, दास विभाग, दासों की देखरेख करने के लिए इसने बनाया, और दीवान ए खैरात, देखिए नाम ही इसका है खैरात नाम से ये तात्पर्य है कि इसने दान विभाग बनवाया। और वो दान विभाग किसके लिए बनवाया? तो मुस्लिम अनाथ महिलाओं और विधवाओं के लिए इसने इस दीवान खैरात विभाग की स्थापना करी। अब यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जा सकता है, किसने मुस्लिम विधवाओं, स्त्रियों और महिलाओं के लिए जो है एक दान विभाग की स्थापना करी थी? आप बता सकते हो कि वो उसकी स्थापना फिरोज़ तुगलक ने की थी। ठीक है, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, लोक निर्माण विभाग, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज़ तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी। दारुल सफ़ा क्या होता है ये पूछा गया है कई बार। दारुल सफ़ा किसे कहते हैं? तो दारुल सफ़ा होता था सरकारी चिकित्सालय, जो आजकल के जैसे राजकीय चिकित्सालय हैं, ठीक उस तरीके की चिकित्सालय की व्यवस्था उस समय फिरोज़ तुगलक ने की थी। ठीक है, राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्था किसने की थी? तो आप बता सकते हो फिरोज़ तुगलक। तो कहीं न कहीं अगर इन चीज़ों को उठाकर देख लिया जाए तो फिरोज़ तुगलक ने जनता की भलाई के लिए भी बहुत सारे कार्य किए इसने। और धर्म के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो धर्म के क्षेत्र में कहीं न कहीं जो है ये धर्मांध शासक होता है। और इस तरीके से जो है फिरोज़ तुगलक का अगर मूल्यांकन किया जाए तो ये अपने समय का एक अच्छा शासक प्रतीत होता है। फिर भी अगर ये कहा जाए तो कहीं न कहीं अगर ये कहा जाए कि तुगलक वंश के पतन का कारण कौन बनता है, तो ये भी एक प्रश्न बड़ा अच्छा है कि तुगलक वंश के पतन का कारण भी फिरोज़ तुगलक ही बनता है। चूँकि फिरोज़ तुगलक की कुछ नीतियाँ, जैसे प्रशासनिक विभाग में इसकी जो नीतियाँ होती हैं, वो जागीरें देखने की जो परंपरा की शुरुआत करी, इससे क्या होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ा सा गड़बड़ी के लक्षण दिखाई देने लगे। और उसके बाद इसने जो प्रशासनिक अधिकारी से घोड़े पास करने की जो बात आई, वो भी कहीं न कहीं इसने सैन्य व्यवस्था में जो है सेना को प्रेरित किया कि आप ऐसा करो। और तीसरी बात ये कि सेना के जो भी सैन्य व्यवस्था इसकी थी, उसमें सेना का जो जवान हुआ करता था उसकी उम्र बढ़ जाती थी, चाहे वो 80 वर्ष का व्यक्ति हो जाए तो भी उसे सेना से रिटायर नहीं किया जाता था, हटाया नहीं जाता था उसको। और उसकी जगह ये अपनी जगह अपने रिश्तेदार को भेज सकता है और अपने पुत्र को भेज सकता है, पुत्र नहीं है तो रिश्तेदार को भेजे या अपने दास को भेज सकता है। तो इस तरीके से क्या होता था कि कहीं न कहीं ये सैन्य व्यवस्था इससे कमज़ोर हुई। चूँकि नियमित सेना का जो जवान है वो अगर सैन्य व्यवस्था में शामिल नहीं होगा, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, तो कहीं न कहीं इससे सैन्य व्यवस्था ज़रूर प्रभावित होती है। तो ये भी इसके पतन का एक कारण होता है। इसलिए आर.सी. मजूमदार अन्य कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि सल्तनत काल में तुगलक वंश के पतन में कहीं न कहीं जो है फिरोज़ तुगलक का एक विशेष रोल रहा है, उसका एक हाथ रहा है। और इसके समय में शांति व्यवस्था कायम रही और अन्य विभाग में भी व्यवस्था इसने अच्छी बनाई, चाहे वो इसके ये सारे विभाग जिसको इसने बनाया, चाहे वो खैरात विभाग हो, चाहे वो दारुल सफ़ा हो, चाहे वो बंदगान हो। ठीक है, इस तरीके के कुछ ऐसे विभाग को इसने बनाया, लेकिन फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था में इसने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जिससे प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी और सुचारू रूप से चल सके। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि फिरोज़ तुगलक का जो शासनकाल रहा है वो शांति और समृद्धि का काल जरूर रहा है। इसके समय में धन की कोई कमी नहीं होती, धन इसके पास पर्याप्त होता है, लेकिन धन पर्याप्त होने से ही सारी व्यवस्था नहीं चल पाती। शासक के अंदर कुछ ऐसे प्रशासनिक गुण होने चाहिए जिससे जो है ये साम्राज्य को सुचारू रूप से चला सके। तो कहीं न कहीं ये प्रशासनिक क्षेत्र में थोड़ा सा कमज़ोर होता है और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बाद के समय में इस वंश के पतन में इसके आने वाले जो शासक होते हैं वो निर्बल होते हैं
और वो शासन सत्ता को बचा नहीं पाते और इसी के कारण जो है शासन सत्ता का पतन हो जाता है तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश के पतन में कहीं न कहीं फ़िरोज़ तुगलक का भी अहम रोल रहा है और इसका भी हाथ रहा है। ठीक है, तो जब कभी अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश के सत्ता के पतन में गयासुद्दीन तुगलक का हाथ था कि नहीं, अगर ऐसा पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हो। वैसे फ़िलहाल निष्पक्ष रूप से अगर कहा जाए तो किसी भी शासन सत्ता के पतन के लिए अगर किसी भी शासन सत्ता का उत्थान होता है तो उसका एक दिन पतन निश्चित होता है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं फ़िरोज़ तुगलक इस तुगलक वंश के पतन के रूप में जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि इसके बाद के जो आने वाले शासक होते हैं वो सारे शासक निर्बल होते हैं और कहीं न कहीं निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण ही इस वंश का पतन होता है। और तुगलक वंश के पतन में जो है हम पूरी तरह से फ़िरोज़ तुगलक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि तुगलक वंश के पतन में फ़िरोज़ तुगलक का उत्तरदायित्व नहीं था, बल्कि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी होने के कारण ही इस वंश का पतन हुआ। ठीक है, तो आज ये तुगलक वंश यहाँ पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।